वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अपोजिशन की जो दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके ताल्लुकात और उन ताल्लुकात के साथ जो जुड़ा हुआ पीडीएम का मुस्तकबिल है। 24 मई को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने जो पार्लियामेंट की अपोजिशन जमातें हैं उनके लिए एक इशारिया दिया और उस दावत उन्होंने उसके अंदर दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द को भी। दूसरे रोज़ मरियम नवाज साहिबा का एक सख्त सा बयान आया और उसके ऊपर फिर एक उतना ही सख्त या उससे भी सख्त कहा जा सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी रद्द अमल आया। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो पीपल्स पार्टी की नवाज लीग के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप है उसके हवाले से एक वाज़े लाइन खींच दी। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब को ही नवाज लीग का सदर मानती है और वो जो उनकी पॉलिसी होगी वही जमात की पॉलिसी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो मरियम नवाज साहिबा और ना ही नवाज शरीफ साहब के ताबे है। मीडिया में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली दफ़े इस बात का भी एतराफ़ किया कि जो पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी हुआ था, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही खुद फाड़ा था। शहबाज शरीफ साहब को जो 24 मई की दावत जो उन्होंने की उसके तनाजुर के अंदर जो ये सारी स्टेटमेंट्स आई अब्बासी साहब की, मरियम नवाज साहिबा की, जो उसके बाद गुफ्तगू हुई, उससे तो अब ये भी वाज़े है कि कोई इस वक्त मामलात को ठंडा करने या पीडीएम के अंदर पीपीपी के हवाले वापसी के हवाले से कोई राह हमवार नहीं हो रही, बल्कि इन जो बयानात सामने आए उनसे तो ये तासुर भी उभर रहा है कि जमात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है इसके अंदर भी कुछ दराड़ है, जिसकी पहले भी बात होती थी मगर अब वो ज़रा ज़्यादा वाज़े हो गई है। और साथ में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सख्त रद्द अमल है उससे ये भी लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब शहबाज शरीफ साहब के साथ तो कम्युनिकेट करेंगे और काम करेंगे, मगर इसके अलावा शायद वो ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ रखना मुनासिब ना समझें। इन सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए और ख़ास तौर पे जो 2 दिन के बाद पीडीएम का एक इजलास मौलाना साहब ने बुलाया है उस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पीडीएम के और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया सर, आपको सवाल पूछने की ज़रूरत है, इतना कहना काफ़ी, हमें समझा तो दें आप कर क्या रहे हैं सब? नहीं, हम अपोजिशन कर रहे हैं। पीडीएम आप तो लगता है अब जमात के अंदर ही अपोजिशन करें, बाहर क्या करेंगे आप? ये बहुत से लोगों की ख्वाहिश रहती है और ये सिर्फ तो लगता है जमात के अंदर भी ख्वाहिश है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये पहली हुकूमत है कि लोग हुकूमत की तरफ नहीं देखते, अपोजिशन को देख रहे हैं कि अपोजिशन से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। नहीं सर, हमेशा ही होता है। आपकी भी हुकूमत में हम इमरान खान साहब के अगले धरने का इंतजार करते थे ना, तो अब हम आपके अगले बयान का इंतजार करते हैं। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल यूनिफाइड है, एक ही स्टांस है, एक ही बयानिया है, कोई दो राय नहीं है। इख्तलाफ राय जरूर होता है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन जब जमात फैसला कर दे उसमें कोई इख्तलाफ नहीं होता। सर, तो ये जो आपने फैसला किया ये किस दिन किया? क्योंकि अगर मतलब कि ऑब्वियसली अब आप कहेंगे कि सारा कसूर हम बेचारों का ही था, सहाफ़ियों का, कोई बात नहीं, मगर जब ये खबर सामने आई कि शहबाज शरीफ साहब जो है अपोजिशन की जमातें जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं उनको एक दावत दे रहे हैं, तो साथ में ये खबर भी आई कि वो पीडीएम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद वापस लेके आएंगे। उसके बाद जनरली बहुत सी गुफ्तगू भी हुई आपके बहुत से मेंबर्स के साथ, टॉक शोज अब रोज़ के काफ़ी होते हैं, उनमें कोई ना कोई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का होता है, वो सीनियर ना भी हो, वो बहुत से आए, उनमें से बहुत सो ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि हो सकता है पीडीएम को वापस जोड़ दिया जाए, शहबाज शरीफ साहब को ये रोल प्ले करे, और वो चलता रहा, उसको किसी ने डिनाई नहीं किया आपकी पार्टी में। फिर सडनली दूसरे दिन सवेरे आप उठे, आपने एक बयान दिया, मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया और हमें पता चला कि शहबाज शरीफ साहब का तो कोई मकसद ही नहीं था, वो तो कुछ और ही प्लान कर रहे थे, वो तो सिर्फ पार्लियामेंट के हवाले से कर रहे थे। सर, कहीं ना कहीं तो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ ना? आप सारा तो तुसी साढ़े तो ना पाओ। नहीं, कन्फ्यूजन आपकी बात दुरुस्त है। कन्फ्यूजन को क्रिएट होता है जब आप उसको एक कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल के देखें। जो शहबाज साहब ने खाना किया था वो अपोजिशन के पार्लियामेंट्री लीडर्स का था। वहाँ पर लोग आए, उन्होंने गुफ्तगू की, बजट के हवाले से गुफ्तगू हुई, अपोजिशन की कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू हुई, वो बात हो गई। उससे जोड़ दिया गया कि जी शहबाज साहब
पीडीएम में पीपल्स पार्टी को वापस लाना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कभी हुई है ना है सर। बट अगर वो जोड़ा गया तो वो हफ्ता तो वो जोड़ा रहा ना, और किसी पार्टी में से कोई नहीं सामने आया और उनका ये आप गलत बात करें। ये तो आखिरी दिन पे हमें पता चला कि आप हर रोज जोड़ लेते हैं, आज भी जोड़ लेते हैं, अब कितना डिनाई करेंगे कि सब हमारा डिनाई उस बात को किया जाता है जो किसी से मंसूब की जाए कि इसने ये बात कही है। शहबाज साहब ने कभी ये बात नहीं कही, ना वो कह सकते हैं, क्योंकि पीडीएम के फैसले पीडीएम का इजलास करता है, चाहे वो स्टीयरिंग कमेटी हो या सरबराही इजलास हो। सदर मौलाना साहब है, सेक्रेटरी जनरल मैं हूं। अगर आपको कोई भाम था तो मुझे बुला लेते, मैं हर वक्त टीवी पे आने को तैयार रहता हूं। सर हमने तो उस दिन बुलाया था आपको, आप पहुंचे नहीं वक्त पे, हमारा ये मेरी गलती है। सब देखिए सारा वही मैंने कहा ना, तो हर चीज तो हमारा कसूर नहीं है। वो भी एक मीटिंग हो रही थी पीडीएम के हवाले से। वो ये जरा कौन सी मीटिंग थी सर? ये तो हमारी अपनी मुशावरत होती है पीएमएलएन के अंदर। जब भी पीडीएम की मीटिंग हो उससे पहले एक मुशावरत का अमल होता है, तो उसके अंदर मीटिंग हो रही थी। वो कुछ लंबी हो गई तो इसलिए मैंने एक और प्रोग्राम भी था, तो आपका मैं माजूर भी सर, तो ये बताएं कि ये जो मीटिंग थी, जिस मीटिंग की वजह से आपको देर हुई, इस मीटिंग में आपने फाइनली फैसला किया कि हमने जरा भी लचक नहीं दिखानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। हम क्या ये कह सकते हैं कि उससे पहले जो सारी कयासराई हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि आप लोगों ने उस मीटिंग से पहले अभी फैसला नहीं किया था कि वो जो शो कॉज नोटिस है उससे पीछे हटना है या हमने कोई लचक लानी है? हम ये कह सकते हैं? नहीं, ये आप नहीं कह सकते, अच्छा, ये इशू बहुत डिस्कस ही नहीं हुआ, ये इशू है नहीं। अच्छा, तो ये एक सेटल्ड बात है। अच्छा, कि पीडीएम के मायदे की, पीडीएम के एतमाद की दो जमातों ने खिलाफवर्जी की, जिनका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी है, उनको हमने वजाहत तलब की। उन्होंने वजाहत का जवाब मीडिया के जरिए दे दिया। मौलाना साहब ने कहा कि आप अपने रवैये पर नज़रसानी कर लें। वो नज़रसानी उन्होंने नहीं की, तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। और सर जो बेचारे आपके अपने जो रहनुमा टॉक शोज पे आके कह रहे थे कि हमें भी उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब पीडीएम को जोड़ लेंगे, कोई राह बना लेंगे, तो उन बेचारों तक भी आप लोगों ने कम्युनिकेशन नहीं की? नहीं, कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएम एक इत्तेहाद है। जो इत्तेहाद एक बड़ी छोटी बात पर कायम ना रह सके, अगर उसकी भी खिलाफवर्जी कर दी जाए तो फिर आप एक दूसरे पर एतमाद कैसे कर सकते हैं? ये ट्रस्ट की बात होती है। अगर मैं आपका ट्रस्ट तोड़ दूं, मैं आपके एतमाद तोड़ दूं, मैं जो फैसला किया उसको तोड़ दूं, मैं बयानिया जो पीडीएम का है बुनियादी कि हम ये सौदे नहीं करेंगे, डील्स नहीं करेंगे, हम मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएंगे, उसको मैं तोड़ दूं, तो फिर मेरा बैठने का मकसद क्या है? सर ये तो आप पीडीएम की बात करें ना, मगर ये क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर फिल्टर थ्रू नहीं हुई थी बात? जी, फिल्टर तो देखिए, हर शख्स को बात का डिटेल का इल्म नहीं होता। पीडीएम को मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, किसी ने बात करें मुझसे पूछ लिया करें। वो प्रोग्राम पर लोग जाते हैं, उनसे सवाल होता है, वो सवाल कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें अभी आपने मुझसे सवाल किए हैं, वो उनका मैं जवाब किसी पैराए में दूँ, उसको बात की और निकलती है। जिस तरह जो बात अपने गवर्नर साहब से हुई थी, उन्होंने कहा जी कि हमारी सुलह हो गई है, अब वो सुलह का जुबैर साहब से 2 हफ्ते हम सुलह को डिफाइन करते रहे। मैंने जब वो सारा क्लिप देखा तो बाद में समझ आई कि जुबैर साहब क्या कह रहे थे जी। लेकिन वो उसका चंद सेकंड का क्लिप लगाकर 2 हफ्ते उसमें गुजर गए, तो वो आपकी नौकरी भी बन जाती है, आपका माल भी बिकने लगता है, तो ये ठीक है सर। आप बेसिकली हमारी कीमत पर बिक जाए कि इसमें ना आपकी पार्टी में कोई मिसकम्युनिकेशन हुई, ना फैसला देर से हुआ, सिर्फ हमारा कसूर है, हमें ही बात समझ हमारी पार्टी में इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही ये इशू है हमारी पार्टी में। यकीन करें कि पीपल पार्टी क्या कर रही है या नहीं कर रही, ये वो पीडीएम का हिस्सा क्यों नहीं है या नहीं है, तो क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा, ये इशू हमारी पार्टी के अंदर कोई इतनी बड़ी डिबेट इसकी नहीं है। सर आप माने ना माने, मगर शहबाज शरीफ साहब केम आउट अ लिटिल वर्स फॉर द वेयर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि ज़रा थोड़ा सा ये जब सारा वाक़या हुआ जिस तरह भी हुआ, चाहे हमारा ही कसूर है, एंड में लगा ये कि जैसे शहबाज शरीफ साहब का जो भी एफर्ट था या नहीं था, वो उनको एम्बैरस कर दिया गया है सारे वाक़े से। और उसकी वजह से पहले सिर्फ अगर हुकूमत वाले कहते थे कि नून में से शीन निकलेगी, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बयान दिया, अब उन्होंने भी बेसिकली वही बात कर दी। आपको ये नहीं लगता कि इसमें कोई मिसमैनेजमेंट इस तरह की हुई है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए ज़रा हो सकता है एम्बैरसिंग या तकलीफ दे हो? देखिए, ये बातें
करते रहते हैं लोग, मैंने 30 साल से सुन रहा हूँ, ये फलाना निकल जाएगा, -1 हो जाएगा। नून में कोई शीन नहीं है, नून में नून है, इसलिए नून कायम है। शहबाज साहब उसके सदर हैं। जो बात भी होती है शहबाज साहब की मुशावरत से होती है। कोई अमल ऐसा नहीं है जो उनकी मुशावरत के बगैर हो नहीं सकता। हर मामले में शहबाज साहब ही फैसला करने वालों में शामिल हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि उनका, मैं तो बात दूसरी करी थी। मैंने तो ये पूछा कि क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सारा वाकया जिस तरह हुआ, चाहे वो हमारा ही कसूर है मीडिया का, उसमें शहबाज शरीफ साहब के लिए ये हो सकता है कि थोड़ा तकलीफ दे हो या एम्बैरेसिंग हो? नहीं, मैं नहीं समझ। एम्बैरेसमेंट किस बात की? सर इस बात की, क्योंकि एक मैंने जैसे कहा तासुर बन रहा था आपकी पार्टी में, उसको किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया हफ्ता 10 दिन के लिए कि शहबाज शरीफ साहब अब क्योंकि जेल से वापस आ गए हैं, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं, वो बैठेंगे, उनकी वजह से शायद पीडीएम एक दफे फिर फाल हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें वापस आ जाए। और वो आखिरी दिन पे आप, जब वो इशाया हो गया, उसके दूसरे दिन आपका बयान आया, मरियम नवाज साहिबा का बयान आया। अब आप माने या ना माने, उससे लग ये रहा है कि जैसे एक शहबाज शरीफ साहब जो थे उनको थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो सकती है। पहले अगर शेख रशीद साहब बात करते थे तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कर रहे हैं, तो सर बात तो एक फैल रही है ना। ठीक है 30 साल से शायद हो रही होगी, वो 40 साल भी और होती रहे, बट परसेप्शन सर बन जाती है कई दफे। ना मैंने कोई बयान दिया है, ना मरियम साहिबा ने बयान दिया है, या ना किसी और ने दिया। एक सवाल पूछे गए, हमने जवाब दे दिया। जो बिलावल भुट्टो साहब ने इस बारे में बात की बिल्कुल दुरुस्त है। पार्टी के सदर भी शहबाज शरीफ साहब हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी शहबाज शरीफ साहब हैं, वही फैसले करते हैं। जो बयानिया पीडीएम का होता है वो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, जो नून लीग का है शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपने खुद कहा कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय हो सकता है, तो हो सकता है। और वो बात अब यही है कि शहबाज शरीफ साहब का जो मौकफ है या उनका जो ख्यालात है वो फर्क है, पार्टी जो मर्जी फैसला करे। जब देखें, इख्तिलाफ राय हमेशा होता है, हर मामले पर होता है, लेकिन जब फैसला हो जाए तो फिर इख्तिलाफ नहीं रहता, उसके बाद इख्तिलाफ नहीं होता। फैसला मुशावरत से जब फैसला हो जाता है वो सबका फैसला होता है। नहीं तो वही तो कह रही हूँ ना सर, ये फैसला फिर कब हुआ उस मीटिंग में? यही वाला जिस मीटिंग की वजह से आप देर से आए, आपने क्या मुशावरत की उसमें? अगर ये फैसला नहीं हुआ कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वापस नहीं लेके आना। स्ट्रेटजी के बारे में मीटिंग थी, दीगर पार्टी के मामलात के बारे में थी, मुल्की मसाइल के बारे में थी, वहाँ ये इशू डिस्कशन में ही नहीं आया कि पीपल पार्टी कहाँ पे है, वो क्या कर रही है। हमारे इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे तो हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं पीडीएम के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पॉलिसी है और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आया है जिसमें काफ़ी उन्होंने तनकीद की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे। अब्बासी साहब चलें, पीडीएम में आपका मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है, कोई शीन नहीं है, कोई नून नहीं है, एक ही जमात है जी, ना कोई शीन है ना कोई नून है। नून है। नहीं सर, नून भी तो हम शॉर्ट में लिखते, नवाज है ना, पीएमएल नवाज है ना, नून तो हम शॉर्ट करके लिखते। सर ये बताएं, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उन्होंने, चले पीडीएम नहीं बट उन्होंने अपोजिशन की जमातों को बुलाया और वो बेसिकली चाहते हैं कि एक जॉइंट हिकमत अमली हो पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से, बजट के हवाले से, और वो पीडीएम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो कहीं ना कहीं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोऑपरेशन मांग रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे भी रही है, और वो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, बट जैसे आपने कहा कि वो सदर भी हैं जमात के। तो सर ये भी आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थोड़ी ज्यादती नहीं करी कि पीडीएम में आप लोग मतलब के शोर मचाया हुआ है, गुस्सा किया हुआ है, शोकॉज नोटिस भेजे हुए, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर आप लोग उनके साथ खाने भी खा रहे हैं और उनके साथ कह रहे हैं कि हम हुकूमत को तंग करने के लिए इकट्ठे भी हो जाएंगे। तो ये भी तो कोई प्रिंसिपल स्टैंड ना हुआ ना? नहीं, हम तंग करने के लिए इकट्ठे नहीं है सर, अपोजिशन करने का, अपोजिशन की बात करने के लिए इकट्ठे हैं। शहबाज साहब लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, उस अपोजिशन में पीपल्स पार्टी भी शामिल है। जो सेनेट में हम यूसुफ गिलानी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मानते, हमारा अपना ग्रुप है। पीडीएम एक तहरीक है। पीडीएम क्या कह रही है? पीडीएम कह रही है
कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक चलाएं। अब आप जो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, जो उस बयानी की खिलाफ वर्जी करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि उसको पीडीएम में होना चाहिए। बेशक ना हो सर, बट पीडीएम आपने अलग चलानी है, वहां आप गुस्सा करेंगे वो चल रही है, जो भी चल रही है नहीं चल रही सर। अब तो मतलब कि सिवाय आपके मीटिंग्स के और कुछ हो ही नहीं रहा ना आप लोग जलसे कर रहे हैं, ना आप लोग धरना कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर। अब पीडीएम से तो दो जमातें निकल गई हैं, हमारा परसों पहली मीटिंग है, नया रास्ता तय करेंगे। सर 2 जमातों को जिनको आपने निकाला है, हमने नहीं निकाला, खुद छोड़ के गए। अरे सर जो भी हुआ है, शोकॉज नोटिस आपने दिया, वो नाराज हो गए, रुस गए उसी शोकॉज नोटिस पे और वो निकल गए। अब उन्हीं के साथ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर आप कहते हैं कि हम ऑपोजिशन इकट्ठी करेंगे, तो ये भी तो एक तरफ इतने प्रिंसिपल्स हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात से नाराजगी है, तो दूसरी तरफ अब आप बैठेंगे तो ये भी सर नून शीन वाली बात तो नहीं है कि ये भी चलो और वो भी चलो, ये इस तरह तो नहीं होता ना सर। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स अपनी होती है, पार्लियामेंट लोग इलेक्ट होकर आए होते हैं, उनका काम है कि जो मुल्क के मसाइल हैं उस पर बात करें, उसमें आपको कोऑपरेशन भी करनी पड़ती है। अक्सर मामले में हुकूमत भी इकट्ठी हो जाती है, हुकूमत अपोजिशन इकट्ठी होकर फैसला करते हैं। जी सर, हमें याद है वो एग्जाम्पल। जी आपको याद है, आप बिल्कुल, और भी ऐसी एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्स पे इकट्ठे होते हैं, वही कह रही हूँ ना सर, याद है। हमारी हुकूमत में 3 हफ्ते रहते थे, हमने आइन अमेंड किया, 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेज में हासिल की, वो अपोजिशन की मशावरत से, उनकी सपोर्ट से आई। तो वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है। पीडीएम एक तहरीक का नाम है, अगर आप उस तहरीक के मकासद के खिलाफ चलेंगे, अगर आप उस तहरीक के एतमाद को तोड़ेंगे, फिर तहरीक में आपकी जगह नहीं है। नहीं सर, बट ये कोई प्रिंसिपल स्टैंड तो फिर नहीं लगता ना कि पार्लियामेंट के बाहर आप उनसे बात करने को तैयार, वो इतने बंदा के किस तरह की गुफ्तगू आपके बारे में कर रहे हैं, आप लोग उनके बारे में कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या प्रिंसिपल स्टैंड फिर कहाँ है? ये इससे ज्यादा प्रिंसिपल्स क्या है? क्या कि हमने, अगर आप तो इस पार्लियामेंट से इस्तीफा देना चाहते थे और इसकी वजह से आपकी पीपीपी से लड़ाई शुरू हुई। नहीं, ये बिल्कुल ये वजह नहीं सर, वो नहीं, यकीन करें, वो इस्तीफे का मामला अपनी जगह पर है, वो हम पीपल्स पार्टी की राय का एहतराम करते हैं। लेकिन जब आपने एक फैसला किया, आपने उस फैसले को तोड़ दिया, आपने हुकूमत की बेंचेस से बाप को लेकर अपोजिशन के मेंबर बन गए, तो फिर आपको कुर्सी ज्यादा। सर यहाँ तो कहानी सर ये तो कहानियां खत्म हुई थी ना, बट कहानी जब शुरू हुई थी, जो उसमें पहला ट्विस्ट आया था, वो ट्विस्ट था जब आप लोगों की मीटिंग के अंदर जरदारी साहब की स्पीच लीक हुई थी। वो इस्तीफों के मामले पे नाराज कर ले, आप इस्तीफे भी ना दें, उसका कोई, वो पीडीएम के अंदर रहकर एक लाएमल की बात है। अगर आप पीडीएम के एतमाद को ही तोड़ देंगे, पीपल्स पार्टी का बिल्कुल उनका हक है कि वो इस्तीफे नहीं देना चाहते, ठीक है, ये उनकी राय है, मैं उसका एहतराम करता हूं। लेकिन जब आप फैसले तोड़ेंगे, जब आप बुनियादी बयानिया जो पीडीएम का उसको तोड़ेंगे, तो फिर आपकी जगह वहां पर नहीं रहती, फिर उस इत्तेहाद का मकसद खत्म हो जाता है कि आप किसी पर एतमाद ही, मैं और आप बैठे हैं, एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, तो क्या काम करेंगे? बयानिए के अंदर तो फर्क पहले भी था ना, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब की जब मैंने स्पीच सुनी तो मैं घबरा गया था, मुझे नहीं अंदाजा था कि वो इतनी सख्त बात करेंगे। तो बयानिए में फर्क तो पहले दिन से था, सबको मालूम था। नहीं, बयानिए में कोई फर्क नहीं, बयानिए को बयान करने में फर्क है। सर अब ये इतनी तो उर्दू मुझे आती नहीं, जरा आप समझानी पड़ेगी आपको कि बयानिए को बयान करने में फर्क है। किस लहजे में, किन अल्फाज में बयानिए का जिक्र करते हैं। बयानिए बड़ा सीधा है, मुल्क आइन के मुताबिक चले, इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए, मुल्क का निज़ाम जो है जब तक आइन के मुताबिक नहीं चलेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इस बयानी से आप इख्तलाफ कर लें। अब मैं उसको किन अल्फाज में कहता हूँ, सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मियाँ साहब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के, आम आदमी नहीं है। सर मरियम नवाज साहिबा ने तो गुज़िश्ता दिन वो मेरे ख्याल में शेखुपुरा गई थी, तब भी उन्होंने इस तरह की बात की कि रास्ते में से हट जाओ, फिर अवाम जाने और इमरान खान जाने, तो वो तो किसी को पैगाम दे रही है ना सर। ये ठीक है, ये सियासत है, सियासत में यही बात होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तो वो उन्होंने पहले दिन से कहा कि भाई उनका बयानिया थोड़ा फर्क है, चाहे आप उसको कहें बयान करने में फर्क है, बयान करने में फर्क है, मतलब कि ये आप उनकी तकारीर भी सुन लें, उनकी लीडरशिप की तकारीर भी सुन लें, यही बातें हैं, अल्फाज फर्क हैं,
आप मंगा लें तकरीरें। नहीं सर, तो आपके ख्याल में इसमें कोई जो कहते हैं कोई वो खुला तजाद, सुहेल वड़ाई साहब का फ्रेज, खुला तजाद नहीं है कि आप पीडीएम के अंदर उनको निकाल के बैठे हुए हैं, बात करने को तैयार नहीं है, मरियम नवाज साहिबा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सिलेक्टर बुला रही हैं, और दूसरी तरफ वो आप कौन निकाल के बैठा हुआ है? आप एतमाद बहाल करें, कल तशरीफ ले आए। सर वो तो नहीं बहाल कर सकते, फिर खुदा हाफिज। तो सर फिर पार्लियामेंट के अंदर आप उनको पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री इश्यूज पर, मुल्क के मामलात पर, बिल्स पर अगर इत्तेफाक राय होता है तो बिल्कुल कायम। सर ये आपके ख्याल में ये बिल्कुल वही बात नहीं है कि जैसे गुड कॉप बैड कॉप? नहीं, ये ना खुला तजाद है ना बंद तजाद है। पीडीएम बयानिया है, तहरीक है, उसकी खिलाफवर्जी करेंगे, आपकी जगह नहीं है। यहाँ पर इलेक्टो कराए, एक हाउस है। एंड यू डोंट थिंक कि इसकी वजह से जो आपकी पार्टी के अंदर ये बार बार बात होती है कि शहबाज शरीफ साहब का मौकफ जरा फर्क है, वो ऐसी कोई बात नहीं, ये जो बात है ये प्रोग्राम्स भी आता है, अखबारों में आता है। जी बिल्कुल, ऐसा कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सर। नहीं तो ये बात अब चलती रहेगी क्योंकि आप लोग पॉलिसी ऐसी चलती रहेगी, खत्म हो जाएगी। जब हकायक सामने आएंगे तो खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अंदरूने सिंध का और वहाँ की जो अमन की सूरत हाल है, और इसी हवाले से वफाक और सिंध के दरमियान जो राब्ते हो रहे हैं। सिंध के ज़िले शिकारपुर के अंदर डाकुओं का एक मुनज़्ज़म गिरोह जो है वो बार बार हुकूमती रेट को चैलेंज कर रहा है, और वहाँ ऑपरेशन जो है वो करने के लिए पुलिस एहलकार भी पहुँचे, और उन पुलिस एहलकार और जो मुकामी अफराद हैं उनको यरगमाल बनाने की जो इत्तला है वो मीडिया के हवाले से आ रही है, मीडिया के थ्रू आ रही है। और इसी तनाजुर के अंदर जो सिंध की हुकूमत है उसने 700 पुलिस एहलकार को वहाँ भेजा एक ग्रैंड ऑपरेशन करने के लिए। अब हुकूमत सिंध का दावा ये है कि वहाँ 13 में से जो 13 अफराद अगवा थे उनमें से 9 को बाजियाब करवा लिया गया है, जबकि पुलिस ऑपरेशन के अंदर 2 एहलकार भी हलाक हुए हैं। सखर और कश्मीर के कच्चे के इलाकों के अंदर भी ये डाकुओं का जो ग्रुप है ये मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसी हवाले से जो वज़ीर दाखिला है शेख रशीद साहब, उनको सिंध भेजा है, वो कराची पहुँचे हैं, और उनकी जो मुलाकात है वज़ीर आला सिंध से भी हुई है, जिसके बाद शेख रशीद साहब ने ये भी कहा है कि अंदरूनी सिंध के अंदर जो ये मसला है इसके ऊपर काबू पाने के लिए सूबाई हुकूमत और वफाक जो है वो मिलकर काम करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अंदरूनी सिंध के अंदर रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सईद गनी, सूबाई वज़ीर तालीम सिंध। वेलकम टू द शो सर। जी सईद गनी साहब, सर बताइएगा ये क्या मामला है एकदम, क्यों इतना ज़्यादा, ये कोई पहले तो ऐसा वाक़या है नहीं, इस इलाके में पहले भी इत्तलात आती रही हैं, इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं डाकुओं के, तो ये इस दफ़े क्यों ख़ास इतनी इसको तवज्जो मिली कि वफाकी हुकूमत भी जो है वो इन्वॉल्व हुई है? ये तो वफाकी हुकूमत के जो यहाँ नुमाइंदे पीटीआई के बैठे हैं वो किसी भी मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। उनकी जो सियासी ज़िल्लत हो रही है पूरे मुल्क में उसका तो ये कोई मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन यह सूबा सिंध में ख़ास तौर पे अगर कोई बात ऐसी हो जाए तो उसको वो मौका महल जानते हुए इस तरह की चीज़ें उठाते हैं और वज़ीर आज़म को कहते हैं, और वज़ीर आज़म ने फिर वज़ीर दाखिला साहब को भेज दिया। चले, ये अच्छी बात है, वज़ीर दाखिला को वैसे भी आना चाहिए सूबा सिंध में। सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू तो नहीं है ना, ये सिंध के अंदर इस तरह का मसला रहता है, ये मसला वक्तन इत्तलात आती रहती हैं, हम खबरें सुनते रहते हैं। मेरी सुने, ये जो मसला जिसकी आप बात कर रही हैं, ये मसला सिर्फ सूबा सिंध के हद तक महदूद नहीं है, ये वाक़यात दीगर सूबों में भी हो रहे हैं। ये जो पूरा बेल्ट है जिसका आपने जिक्र किया, ये सिर्फ सूबा सिंध तक महदूद नहीं है, इससे मुल्क का जो बॉर्डर इलाके हैं सूबा बलूचिस्तान के और सूबा पंजाब के, जिसमें साउथ पंजाब के कई डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ये तमाम जितने डाकुओं के गैंग्स हैं ये तीनों सूबों में मूव करते हैं और वहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं। और अगर एक सूबे में कार्रवाई हो रही हो तो किसी और सूबे में चले जाते हैं, इसलिए कि ये कच्चे के इलाके में है और वहाँ से
सड़कें वड़कें तो होती नहीं है, जंगल हैं, उनके थ्रू ये मूव कर जाते हैं। तो बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन है उसमें। वहाँ पर अगर कोई समझ रहा है कि बस ऐसे ही कोई छोटा-मोटा गली मोहल्ला है जिसके अंदर पुलिस जाके कार्रवाई कर लेती है या कोई और इदारा जाके करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल कठिन इलाका है जिसके अंदर सड़कें नहीं है, रास्ता नहीं है और जंगल के अंदर से गुज़र के सारी कार्रवाइयाँ पुलिस को करनी पड़ती हैं। तो जो वाक़या हुआ उसमें सिंध पुलिस ने कार्रवाई की जिसमें 2 पुलिस के एहलकार भी शहीद हुए, 1 फ़ोटोग्राफ़र भी शहीद हुआ और जिस तरह आपने खुद बताया कि कुछ मग़वी बाजियाब भी करवा लिए गए हैं। वहाँ ये ऑपरेशन जारी रहेगा और जब तक ये जो डाकू उनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, उसे करते रहेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मुकम्मल खात्मा नहीं। गनी साहब, जैसे आपने खुद कहा, आपने डीजी खान का जिक्र किया है, वहाँ भी जो है रिसेंटली एक वीडियो सामने आई कि डाकुओं की, वो वहाँ भी लोगों पे ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, जिसके बाद फिर वहाँ भी वज़ीर आज़म साहब का बयान आया और आज डॉन में बहुत तफसीली स्टोरी भी उस हवाले से छपी हुई है। मगर क्या ये जो एकदम इतने लोग अगवा हुए और उनकी बाजियाबी की बात हो रही है, क्या ये कोई एक पर्टिकुलर वाक़या था जिस पे ये सब पकड़े गए, कोई डाकुओं ने नई कार्रवाई की? ये शुरू मतलब जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कहानी, ये जो रीसेंट इवेंट्स हैं, ये कहाँ से शुरू हुए, कोई व्हाट ट्रिगर्ड इट ऑफ? देखिए, ये जो मैंने बताया ना, जो कच्चे का इलाका है वहाँ तो ये वाक़यात होते हैं और ज़ाहिर पुलिस उसके मुताबिक इनको हैंडल करती है, कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं और पुलिस उसको मुकाबला करती रहती है इनका। लेकिन कभी-कभी ये जो सेटल इलाके हैं उनमें आ जाते हैं, ये सड़कों पे आ जाते हैं, मेन हाईवेज़ पर आ जाते हैं और फिर वहाँ पर इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसमें अभी रिसेंटली जो है कुछ ड्राइवर्स भी जो ट्रक्स लेके जाते हैं वहाँ से, उनको भी उन्होंने हलाक किया था, उनको मारा था उन्होंने। तो जब ये सड़कों पे आते हैं, हाईवेज़ पे आते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि इशू ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस को ज़्यादा से शिद्दत के साथ कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उससे ये वाक़यात ज़्यादा पैदा होते हैं। मैं आपको सिर्फ याद कराऊँ कि एक छोटू गैंग का बड़ा एक ऑपरेशन हुआ था कुछ बरस पहले पंजाब में, साउथ पंजाब में, और वहाँ पर भी पुलिस को बहुत मुश्किल पेश आई थी और वहाँ बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाया गया और उस वक़्त भी ये बात सामने आई थी कि वहाँ से ये निकल के सिंध के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाते हैं, बलूचिस्तान में चले जाते हैं, इसलिए वो मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ये सिमिलर किस्म के इलाके हैं और हाँ। जी प्लीज़। जी सर, तो ये बताइएगा फिर वफाकी वज़ीर जो शेख रशीद साहब थे, उनकी आज वज़ीर आला से हुई, मीटिंग हुई इसी हवाले से, तो कुछ हमें तफसील हमारे साथ भी शेयर करें कि कोई फैसले किए गए इस हवाले से, कोई उन्होंने अपनी कोई ऑफ़र की उन्होंने असिस्टेंस? आई नो आप यही कह रहे हैं कि वो एक उसको पोलिटिसाइज कर देते हैं, सियासी रंग दे देते हैं वाक़े को, मगर क्या कोई उन्होंने ऐसी भी बात की, कोई मदद ऑफ़र की जिससे आप लोगों को कोई हेल्प होगी? देखिए, एक तो मैंने जो कहा वो मैंने सूबा सिंध में जो पीटीआई के कुछ लोग बैठे हैं उनके हवाले से कहा था। शेख रशीद साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं समझता हूँ कि वो बड़ी मोहतात होकर की और उसमें कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की जिससे वो तासुर उभरता जो तासुर यहाँ पीटीआई के मकामी रहनुमा पैदा करना चाहते थे। जो मीटिंग हुई मैं उसमें नहीं था, मैंने आज सारा दिन ट्रैवल किया है, लेकिन जो थोड़ी बहुत इत्तलात मेरे पास हैं। देखें, एक तो आइन के मुताबिक भी, कानून के मुताबिक भी सूबाई हुकूमत अगर ज़रूरत महसूस करे तो फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मदद हम ले सकते हैं किसी एक मौके की मुनासबत से। यहाँ पर भी अगर ज़रूरत महसूस की जाएगी तो यकीनन अगर रेंजर्स की ज़रूरत होगी तो रेंजर्स भी तलब कराएंगे, उसकी भी रिक्वेस्ट भेजेंगे, और अगर खुदा न खास्ता हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो आर्मी की भी रिक्वेजिशन जो भेजी जाती हैं आमतौर पे ऐसे हालात में। लेकिन फ़िलहाल हम समझते हैं कि जो सूरत हाल है उसको पुलिस कंट्रोल कर सकती है और पहले भी इस किस्म के वाक़यात को पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है और इनका मुकाबला किया है। जो पुलिस ऑफिसर यहाँ लगे हुए थे वो भी मैं नहीं कहूँगा कि बुरे ऑफिसर थे और किसी वजह से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे जहाँ पर शायद ये तासुर था कि उन्होंने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, तो उनकी जगह नए ऑफिसर्स में लगाए गए और वो भी इतने ही कैपेबल हैं, इतने अच्छे ऑफिसर्स हैं जो पहले थे। तो मुझे तो बहुत तवक्को है कि सिंध पुलिस में इतनी ताकत है, इतनी उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि इन गिरोह को वो हैंडल कर सकते हैं और कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो कार्रवाई करेंगे।
तो सर ये आपने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रेंजर्स को बुला सकते हैं, ऑब्वियसली फ़ौज को भी बुलाया जा सकता है, तो सर ये मतलब कि ये रेड लाइन, अगर इफ़ आई मे कॉल इट दैट, कि मैं अगर इसको ये कह सकूं कि आपके ख्याल में क्या सूरत हाल होगी कि आपको रेंजर्स, आपके ख्याल में कि अब ज़रूरत पड़ी है कि अब पुलिस से हैंडल नहीं हो रहा? देखिए वहाँ आप किस तरह फैसला करेंगे? जी मैं आपसे अर्ज करूँ, देखें एक कोई भी वाक़या होता है तो ये नहीं होता कि पहले ही मरहले में आप जो है वो अपनी जो फाइनल जो आखिरी फोर्स होती है उसको तलब कर लें। ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम अगर सिचुएशन पैदा हो जाती है तो फिर आर्मी को या उससे पहले रेंजर्स को बुलाया जाता है। ये डिसीजन जो है ये करना वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो करती है, और वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स तैनात होते हैं वो करते हैं। जिस लम्हे जिस मौके पर वो ये महसूस करते हैं कि चीज़ें उनके कंट्रोल में अब नहीं हैं और उनको सपोर्ट चाहिए रेंजर्स की, आर्मी की, तो फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट को भेजती है। तो ये एक तरीक़ेकार है जिसके मुताबिक काम होता है, और इस वाक़े में भी इसी तरह का तरीक़ा अडॉप्ट किया जाएगा। फ़िलहाल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस है वो ये समझते हैं कि वो खुद इसको हैंडल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन यहाँ पे लेंगे सब ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो अदालतों के अंदर गैर ज़रूरी और गैर संजीदा दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, जो एक ये बहुत बड़ा रुझान है पाकिस्तानी अदालतों में। और इसी हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं वो कोशिश करते रहते हैं कि लोगों का जो ये रुझान है इसको वो कुछ तोड़ें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशनर फरहाद शाहिद साहब जो थे, उन्होंने रिसेंटली एक दरख्वास्त दायर की जिसमें उन्होंने अदालत से ये कहा कि अदालत पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन साहब के मामले के अंदर जो वज़ीर आज़म साहब के कहने पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब रिपोर्ट तैयार करें, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को ये काम करने से रोका जाए। ये जो पिटिशन थी ये अतर मिन्नल्ला साहब की कोर्ट में पहुंची, और उन्होंने अपने तहरीरी फ़ैसले में कहा कि ये दरख्वास्त जो थी ये गैर संजीदा और फ्रिवलस थी, और उन्होंने दरख्वास्त गुजार के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि अदालतों के अंदर मुकदमात का बोझ बढ़ने की जो एक बहुत बड़ी वजह है वो इस तरह की पिटिशन्स हैं। अतर मिन्नल्ला साहब जो हैं वो पहले भी इस तरह का फ़ाइन जो है वो आयद कर चुके हैं पिटिशन्स के ऊपर। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मलिक असद साहब, नुमाइंदा हैं डॉन अखबार के। वेलकम टू द शो। जी असद साहब, बताएं कि ये लोग क्यों नहीं बाज आते जब उनको पता भी है कि अतर मिन्नल्ला साहब डजंट बाकी जजेस तो शायद एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिसमिस कर लेते हैं, बट ये पहला वाक़या तो नहीं है कि अतर मिन्नल्ला साहब ने फ़ाइन भी किया है एक फ्रिवलस पिटिशन पे। देखिए, इसमें जो फ्रिवलस पिटिशंस हैं आर्टिकल 199 के तहत दायर की जाती हैं। इस आर्टिकल में अगर आप देखें तो हाई कोर्ट के पास बड़े वसी इख्तियारात होते हैं, लेकिन ये इख्तियारात जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स, यानी बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए होते हैं। और कोर्ट्स, ये इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक उसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है, जिसमें अदालत बुनियादी हकूक़ को के पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को कोई भी डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन इसका मिसयूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। मैंने एक दफ़ा कुछ आदादों शुमार किए कि एक शख्स ने 27 पिटिशन्स फाइल की, और इसमें जो आर्टिकल असद, ये ऐसे जो लोग होते हैं जो इस तरह की पिटिशन दायर करते हैं उनको इनमें से क्या मिलता है? बिकॉज जैसे आपने कहा ना कि फ्रिवलस सी पिटिशन्स होती हैं, इनमें उनको पता भी होता है कि आधा वक्त तो जजेस जो है वो डिसमिस कर देंगे, वो उनको फ़ायदा या मतलब कि देखिए, इसमें मैंने एक दफ़ा एक एसपी हैं, उन्होंने अपनी पिटिशन में लिखा कि उनके एक जूनियर बंदे ने उनको हरास करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए एक पिटिशन फाइल करती। अच्छा, इसमें जो आदि जो दरख्वास्त गुजार होते हैं इनमें ब्लैकमेलिंग के लिए भी ये यूज़ करते हैं। मतलब एक शख्स है, उसने मुख्तलिफ सरकारी जो अफसरान हैं जैसे चेयरमैन CD है या इस किस्म की दीगर जो होते हैं लोग, उनकी वो अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर देते हैं। फिर
बाद में डील बिला वजह बिला वजह नहीं, वो उसमें ये होता है कि उन्होंने या तो उनसे कोई काम निकालना होता है या किसी ने कोई काम नहीं किया होता, तो बंदा उसमें कोई ये नहीं है कि कोई अपॉइंटमेंट गलत है या कोई इस तरह का कोई जवाज नहीं होता, वो सिर्फ क्योंकि उनको दूसरा होती है, लेकिन वो बड़ी महदूद सी इस किस्म की होती हैं जिसमें अपॉइंटमेंट को सिर्फ इस वजह से चैलेंज किया जाए कि उसमें वाकई कोई कानूनी हुक्म है। लेकिन इसमें एक और वजह भी ये है कि जो बाज़ औक़ात इस तरह की जो दरख्वास्त दायर होती है, जैसे ये जहांगीर तरीन वाली जो है, इसमें अगरचे दरख्वास्त गुजार ने जहांगीर तरीन का नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा जी अली ज़फ़र जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उनको रोका जाए। अब इसमें यह है कि अदालत ने ये जो है वो डिसमिस कर दिया इसको। कल ये किसी फोरम पे जब ये बात आएगी तो ये जहांगीर तरीन साहब की भी फेवर में एक किस्म का डिसीजन आया और वो कहेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि एक दफ़ा साबिक जो वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार, उनके खिलाफ एक फ्रिवलेस पिटीशन हुई जो कि अदालत ने डिसमिस कर दी। लेकिन वो फ्रिवलेस पिटीशन ये थी कि ये चूँकि इन्होंने वादा माफ गवाह बने थे, अप्रूवर बने थे, तो ये ओहदा नहीं रख सके। लेकिन वो चूंकि उसको परसू भी नहीं किया गया और फ्रिवलेस थी और हैबिचुअल एक आदि दरख्वास्त गुजार था, उसने फाइल की थी। तो जब वो डिसमिस हुई तो इसहाक डार जो हैं उन्होंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब उनसे सवाल किया गया कि आप तो अप्रूवर बने थे, वादा माफ गवाह बने थे, आप तो नैब के एक्यूज थे, मुलजिम थे, ये 2015-16 की बात है, तो इसहाक डार ने उस अदालती हुक्म का हवाला दिया कि जी वो अदालत ने मेरे खिलाफ एक पिटीशन आई थी तो अदालत ने मुझे क्लियर कर दिया। तो वो दोनों के बल्कि मतलब जो सहाफ़ियों को भी खबर सी मिल जाती है बार बार वही पुराना एक इशू उठाने की, और इसहाक डार साहब ने उसको अपने एडवांटेज के लिए उन्होंने उसको अपने एडवांटेज में ले लिया। बाज़ औक़ात ये खुद भी कराई जाती है ताकि एक जुडिशल नोट जो है वो ले लिया जाए, यानी कि आप के अदालत की तरफ से एक ऑर्डर आ जाता है जिसपे तौसीक हो जाती है, उस पर एक मोहर लग जाती है कि अब ये जो है ये चूँकि अदालत ने इस केस को नहीं इंटरटेन किया तो कल FIA या कोई और इदारा अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगा तो सबसे पहले यही ऑर्डर अदालत का चला जाएगा। अगरचे ये ऑर्डर जो है वो इररेलेवेंट था। ये शाहिद और अगज़ई साहब हैं, उन्होंने ये पिटीशन करवाई थी उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। बाकी जजेस क्यों नहीं अथर मिनल्ला साहब जैसा रवैया इख्तियार करते इसको डिस्करेज करने के लिए, स्पेशली जब वही बात बार बार होती है कि कोर्ट्स के ऊपर वैसे ही इतना ज़्यादा बर्डन है? देखिए कि बाकी जो जिस तरह पंजाब हाई कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट है या सिंध हाई कोर्ट है, उसमें बहुत कम इस किस्म की पिटीशंस, एक तो फाइल कम होती हैं, लेकिन दूसरा अगर को फाइल हो जाती हैं तो वो उसको नोटिस, क्योंकि वहाँ पर पेंडेंसी ज़्यादा है तो इस वजह से शायद कोई चेक एंड बैलेंस भी इतना से नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी गुज़िश्ता दिनों बाबर सत्तार हैं, उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार, उन्होंने एक केस में एक वो एडिशनल सेक्रेटरी थे लेकिन वो ज़्यादा पिटिशंस करते थे तो उनके ऊपर उन्होंने कोई फ़ाइन किया था। लेकिन इसमें फ़ाइन करने का मकसद अगरचे इतना ज़्यादा नहीं था, ये जो बल्कि ये जो 25-25 हज़ार रुपया जो जुर्माना आयद किया गया है, इसमें भी ये लिखा गया कि जो जेल में ऐसे कैदी होते हैं जिनके पास वकील करने की फ़ीस नहीं होती तो ये पैसे उन वकीलों को जो है वो दिए जाए। इसमें आप देखिए कि जो अदालत का वक्त है, एक जज जो है उनकी तनख्वाह अगर आप देखें, अगर हाई कोर्ट के जज हैं तो वो तकरीबन 10-12 लाख रुपए उनकी तनख्वाह, दीगर मराहत हैं। फिर अदालत के जो स्टाफ है उनके अगर आप तनख्वाहें वगैरह देखें और फिर जो आपने बजट में फ़ंड रखा होता है जुडिशरी का, वो तो होता है जेन्युइन लिटिगेंट्स के लिए जो कि वाकई जिनको उस पर अब इस किस्म के अगर फ्रिवलेस आएंगे तो वो अदालती वक्त आप देखिए कितना गवर्नमेंट और हमारे टैक्स पेयर्स का ही पैसा जा रहा है, के पैसे हैं वो इन पिटीशन से जो है। बहुत बहुत शुक्रिया असद, आपने हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।